हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल एमर्स फिजिक्स क्लासेस में। और आज हम बेटा पढ़ेंगे एनएलएम का तीसरा लेक्चर। तो एनएलएम के तीसरे लेक्चर में हम आज जानेंगे न्यूटन की गति के दूसरे नियम के बारे में। बेटा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का फर्स्ट जो लॉ था वो हमने ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में क्लियर कर लिया है बहुत ही अच्छे से। उसके बाद हमने इनर्शिया को भी जाना था बहुत अच्छे से। आज हम बेटा पढ़ेंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो बेटा न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या कहता है, एक बार इसको समझेंगे। द एक्सटर्नल फोर्स acting on any system is directly proportional to the rate of change in momentum of a body। यानी बेटा न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है वह क्या कहता है कि किसी भी वस्तु पर लगने वाला बल उसके संवेग में परिवर्तन की दर के सीधा समानुपाती होता है। तो बेटा अब इसको यदि हम लिखें तो फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब बेटा चेंज को हम कैसे लिखते हैं, तो किसी भी वस्तु में यदि हमें चेंज लिखना हो तो हम उसे लिखते हैं डेल्टा के फॉर्म में। तो मोमेंटम में चेंज है तो हमने लिख दिया डेल्टा पी अपॉन में रेट। जब भी हम पढ़ते हैं जैसे बेटा हमने पढ़ा है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो बेटा उसका मतलब क्या है, एक्सीलरेशन की बात चल रही है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। तो यहाँ पे यदि हमसे कहा जा रहा है कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू द एफ एक्सटर्नल। बहुतों के दिमाग में ये बात आती है कि सर प्रोपोर्शनल से सीधा इक्वल टू चले गए, तो बेटा यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है उसका मान एक ले लिया जाता है। जो भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है उसका मान एक ले लिया जाता है। अब आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है बेटा कि जब हम डेल्टा के फॉर्म में कोई भी सूत्र को देखते हैं, किसी भी फॉर्मूला को हम डेल्टा के फॉर्म में देखते हैं, तो बेटा इसी को हम एवरेज बोलते हैं, एवरेज फोर्स। लेकिन अगर बेटा मैं इसको डी वाई डी टी के साथ लिख दूं, जैसे डीपी बाई डी टी, तो एफ एक्सटर्नल जो है ये अब इंस्टेंटेनियस बन जाएगा, ये बन जाएगा इंस्टेंटेनियस फोर्स। दोनों में अंतर है, एवरेज पूरी जर्नी का फोर्स बताता है जबकि इंस्टेंटेनियस किसी फिक्स एक इंस्टेंट का फोर्स बताता है। और बेटा असली बात तो यही कही थी न्यूटन साहब ने। न्यूटन ने यही कहा था। न्यूटन साहब का जो कहना था वो ये था। बहुत लोग बताते हैं एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए। नहीं बेटा, न्यूटन साहब ने कहा था कि किसी भी वस्तु पर यदि बाह्य बल लगता है तो वह सीधा समानुपाती होता है उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के। तो बेटा एक बार इसको नोट करेंगे।
ठीक है भाई, अभी इसको मिटाते हैं। अब बेटा मैं आपको एक बात समझाता हूँ कि ये किस प्रकार न्यूटन की गति का दूसरा नियम हमारे दैनिक जीवन में हमें काम आता है, अर्थात हम इसको कैसे फील कर सकते हैं, फील वाली बात। तो भैया फील की बात एक ही है कि मानकर चलो एक बाइक है और एक ठेला है, दोनों को मुझे 0 से और 20 की स्पीड पे लेकर जाना है। अब भाई एक बात बताओ, कौन पहले जाएगा? ओबियसली बाइक पहले जाएगी, क्योंकि बाइक में एक्सीलरेटर है, जबकि ठेले में कोई एक्सीलरेटर थोड़ी होता है कि अपन एक्सीलरेट कर दें उसे। वो तो अपनी स्पीड से, नॉर्मल स्पीड से जितना हम कर सकते हैं उतना ही कर पाएंगे। तो बेटा बाइक जल्दी क्यों गई? क्योंकि बाइक का मोमेंटम जल्दी बदल गया, और बाइक का मोमेंटम जल्दी बदला, इसका मतलब फोर्स भी ज्यादा लगा होगा। तो इस प्रकार हम जान सकते हैं कि न्यूटन गति का दूसरा नियम अपने दैनिक जीवन में भी काम आता है बेटा। अब देखो, अभी हमने पढ़ा है एफ बराबर डीपी बाई डी टी। अब ये एफ एक्सटर्नल ही है, हर बार एक्सटर्नल ही रहेगा जब तक मैं ना बोलूं। अब बेटा यहां से अगर मैं डीपी का निकालूं तो आएगा एफ डॉट डी, और अगर अब मैं इसका कर देता हूं इंटीग्रेशन, तो बेटा अब मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो बहुत बड़ा, जैसे हम बोलते हैं SST, संजय सर की थॉट। ये देखो, अगर हम मोमेंटम मोमेंटम को बेटा करते हैं डिफरेंशिएट, क्या करते हैं? डिफरेंशिएट, तो बेटा हमें प्राप्त होगा फोर्स एक्सटर्नल। और अगर हम बेटा फोर्स को करते हैं इंटीग्रेट, तो हमें प्राप्त होगा बेटा मोमेंटम। यानी यानी मोमेंटम को डिफरेंशिएट करके हम फोर्स प्राप्त कर सकते हैं, और फोर्स का इंटीग्रेशन करके हम मोमेंटम प्राप्त कर सकते हैं। और ये आप देख भी रहे हो, फोर्स कैसे मिली हमें भाई? मोमेंटम का, जब हमने डिफरेंशिएशन किया। और भाई मोमेंटम कब मिला हमें? जब हमने फोर्स का इंटीग्रेशन किया। अर्थात बेटा आप बहुत अच्छे से ग्राफ पढ़ के आए होंगे काइनेमेटिक्स में। तो बेटा जो पीटी ग्राफ है, पीटी ग्राफ का बेटा जो स्लोप होगा, अरे भाई स्लोप क्या होता है? dy बाई डी एक्स टेन थीटा। स्लोप को क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा। और अच्छे शब्द में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? dy बाई डी एक्स। अब भाई बाई एक्सिस पे मोमेंटम, एक्स एक्सिस पे टाइम, और यही बात तो बोलिए पीटी ग्राफ। अर्थात बेटा पीटी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा? फोर्स। क्या देगा? फोर्स, और वो भी एक्सटर्नल वाला बेटा, हमेशा याद रखना एक्सटर्नल फोर्स। और यदि मैं बात करूं एफ टी ग्राफ, तो एफ टी ग्राफ का बेटा एरिया जो होगा, एफ टी ग्राफ का एरिया हमें क्या दे रहा है बेटा? मोमेंटम। क्या देगा? मोमेंटम पी। तो एक बार बेटा इसे नोट करेंगे। चलो भाई इसको मिटाते हैं। अब बेटा इस फॉर्मूले को एक बार ध्यान से देखो। अब हम बहुत अच्छे से एक बात जानते हैं भाई कि डी वाई डी टी अपनी जगह P बराबर होता है बेटा m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। जस्ट पिछले लेक्चर में मैंने बताया है, मास इंटू वेलोसिटी। अरे भाई ये तो क्या हुआ, यहाँ पे तो दो दो वेरिएबल्स, दो का एक साथ डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ सकता है। तो यानी अब हम लिखेंगे F बराबर डी वाई डी टी मास इंटू वेलोसिटी। और बेटा याद दिलाना चाहता हूं, यादों की बारात, बाई के भी, यादों की बारात। तो देखो भाई हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है 11th क्लास में, डी वाई डी टी डी वाई डी एक्स यू वी। अगर ऐसे कोई क्वांटिटी दी हो जब दोनों ही चेंज हो रही हो, तो भाई इसका होता है एक को पकड़ो दूसरे का कर दो, और दूसरे को पकड़ो पहले का कर दो। तो डी यू वाई डी एक्स इंटू वी प्लस डी वी वाई डी एक्स इंटू यू। ये हमने 11th क्लास में पढ़ा है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जब हम सीखते हैं। तो इसको बेटा बहुत ही रेयर केस है कि जब मास एंड वेलोसिटी दोनों ही चेंज हो। मैं अभी बताऊंगा कि किस केस में ऐसा हो सकता है, लेकिन एक बार इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अपन करके कंप्लीट करते हैं। तो डी एम बाई डी टी इंटू वी, मैंने पहले का कर दिया है, दूसरे को स्थिर रखा है।
अभी दूसरे का करना है और पहले को मैं रखूंगा बेटा स्थिर, तो डी वी बाई डी टी इंटू एम। क्या आपको ये समझ आया? और नहीं आया तो एक बार मुझे वीडियो में लिख दें, मैं अगली वीडियो में फिर से इसको समझा दूंगा। तो बेटा इसमें क्या है, इसमें मास और वेलोसिटी दोनों ही चेंज हो रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि भाई मास कैसे बदलेगा, ये क्या बोल दिया कि मास कैसे चेंज हो सकता है। बेटा एक बात बताओ, मैं एक ट्रक के ऊपर बैठा हुआ हूँ और ट्रक में 50-50 किलो के बहुत सारे कार्टून भरे हुए हैं, बहुत सारे कार्टून हैं 50-50 किलो के, और मैं ट्रक की छत पे हूँ और गाड़ी ट्रक जो है वो लगातार गति कर रहा है। तो भाई एक बात बताओ, अगर मैं उठा के उस कार्टून को नीचे पटकता जाऊं, हर सेकंड में एक कार्टून उठा के मैं डालता जाऊं, तो मास बेटा वेरी करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो इस केस में मास करता है वेरी, और जब मास वेरी करेगा तो बेटा ये फॉर्मूला निकल के आएगा अपना न्यूटन की गति के दूसरे नियम का। ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है दो दृष्टि से। बेटा एक बात बताओ, यदि यदि मैं कहूं मास चेंज और वेलोसिटी कांस्टेंट, इसको और अच्छा लिख दूं एक बात और, ये देखो, अब यहां से जब हम निकालता हूं तो देखो फोर्स इक्वल्स टू डी एम बाई डी टी, ये हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, मास में परिवर्तन का दर। तो इसको बेटा ज्यों के त्यों अपन लिखेंगे डी एम बाई डी टी इंटू वी प्लस, अरे भाई डीवी बाई डी टी क्या होता है? एक्सिलरेशन, बहुत अच्छे से पढ़ा है, इंस्टेंटेनियस एक्सिलरेशन। तो एम की जगह पे एम और डीवी बाई डी टी को बेटा हम लिख सकते हैं ए। तो ये फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको हम लिख सकते हैं बेटा ए, ए यानी एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। अब यदि बेटा इस फॉर्मूले को देख लो चाहे इसको देख लो, किसी से भी देख लो, अगर मैं बोलूं, चलो चलो इसको इससे समझते हैं एक बार, अगर मैं बोलूं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है और मास चेंज हो रहा है, अब भाई वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन जीरो। यानी अगर बेटा वेलोसिटी कांस्टेंट और मास चेंज है तो भाई एम ए जो है ये क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो। तो बेटा उस समय पे जो फोर्स आएगा वह आएगा एफ बराबर डी एम बाई डी टी इंटू वी। उस समय पे जो फोर्स आएगा वो ये होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं बेटा कि मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है और वेलोसिटी क्या हो रही है? वेलोसिटी चेंज। अब जब भाई मास कांस्टेंट है और किसी भी कांस्टेंट का हम करते हैं डिफरेंशिएशन तो हमेशा जीरो आता है, तो उस समय पे जो फोर्स आएगा बेटा वो होगा एम इंटू ए। अब समझ आया कि जो हम एफ बराबर एम ए बोलते हैं वह तो बेटा एक पर्टिकुलर केस है जब मास कांस्टेंट हो और वेलोसिटी चेंज हो रही हो। एक बार इसको नोट करेंगे। अब बेटा इसको मैं मिटाता हूं और इसके बाद अब अपन एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारे बहुत काम आता है आगे। तो इस प्रकार दोस्तों हमने पूरा कर लिया है न्यूटन की गति का दूसरा नियम। अब हम पढ़ेंगे बेटा चेंज इन मोमेंटम ड्यूरिंग कोलिजन। कोलिजन के दौरान यानी टक्कर के दौरान संवेग में परिवर्तन। चेंज इन मोमेंटम ड्यूरिंग कोलिजन, टक्कर के दौरान संवेग में परिवर्तन। तो बेटा बहुत लोगों ने मेरे को कमेंट करके बोला कि सर इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से समझाना, तो मैं इसको बहुत अच्छे से आपको बता दूं कि ये है एक दीवार। क्या है? दीवार। और दीवार पे बेटा ये है अपनी एम मास की एक बॉल। अरे भाई बॉल से दीवार के साथ कैच कैच किस किसने खेला है? सभी ने खेला होगा। तो भाई बॉल मैं कहता हूं दीवार से कोलाइड कर रही है बी वेलोसिटी के साथ, टक्कर के लिए जा रही है, और भाई यहाँ पे दीवार से ये टकराएगी और टकराएगी वही एम मास की बॉल, तो भाई रिटर्न भी तो आएगी। और मैं कहता हूं कि यहाँ पर नो एनर्जी लॉस, कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हुई।
तो जिस वेग से जाएगी उसी वेग से वापस आएगी। ये किसने कहा भाई? न्यूटन की गति का तीसरा नियम भी तो भाई यही है, एक्शन रिएक्शन पेयर। आप यदि बॉल को फेंकोगे दीवार पर, यानी बॉल के द्वारा लगाओगे दीवार पर फोर्स, तो दीवार लगाएगी बॉल पर फोर्स। अब देखो भाई, ये मैं ऊपर बना दिया है, हालांकि मैं इसको एक बार नीचे और समझाता हूं पाथ को डिस्क्राइब करने के लिए। अब बेटा बॉल ऐसे लौट के आएगी, इधर से अगर ऐसे जाएगी तो ऐसे लौट के आएगी। इस समय पे यदि मैं लिखूं बेटा पी इनिशियल, यानी इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, तो भाई हम लिख सकते हैं एम इंटू वी, एम इंटू वी। अच्छा, फाइनल मोमेंटम बेटा क्या होगा, तो फाइनल मोमेंटम होगा एम इंटू वी। लेकिन बेटा एक बहुत बड़ी बात, यहाँ पे जो वी है इसकी दिशा अपोजिट है पहले के वेग की दिशा में। यानी अरे यार, हम हर जगह पे कहते हैं वेलोसिटी इज ए वेक्टर टर्म, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अरे भाई वेक्टर है तो वेक्टर के रूल्स को तो देखो। वेक्टर है तो स्टार्टिंग में यदि इस डायरेक्शन को मैं लेता हूं पॉजिटिव, यदि इधर की डायरेक्शन मैंने ली है पॉजिटिव, तो सेकंड साइड डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव। अब देखो, जब इधर से बॉल आ रही है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, अब यदि वापस जाएगी तो भाई वेलोसिटी कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। तो यहाँ पे m मल्टीप्लाई बाई माइनस बी, यानी जो p फाइनल होगा बेटा वो आएगा माइनस एम बी। अब हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है चेंज। अरे भाई चेंज देख रहे हैं ना, और चेंज यदि किसी भी चीज का देखते हैं तो चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। अब बेटा फाइनल क्या है देख लो, माइनस एम बी, माइनस का माइनस साइन, इनिशियल क्या है? एम बी। तो बेटा डेल्टा पी क्या आएगा? डेल्टा पी आएगा माइनस का 2 MB। बहुत लोग गलती कर जाते हैं, बहुत लोग कहते हैं जीरो आएगा, बहुत कहते हैं MB आएगा। बेटा फाइनल जो चेंज होगा मोमेंटम में वह आएगा माइनस का 2 MB। अब एक टर्म और डिस्क्राइब करता हूं मैं आपके सामने। बेटा एक जब बॉल दीवार से टकराती है तो उस समय पे लगने वाला फोर्स, जिसे उस समय पर लगने वाला टाइम, उसे बोलते हैं बेटा टाइम ऑफ कांटेक्ट, टाइम ऑफ कांटेक्ट। तो बेटा अब यदि यदि टाइम ऑफ डेल्टा पी में टाइम का लग जाए भाग, टाइम से कर दें डिवाइड, तो बेटा अरे पढ़ा है सेकंड का दूसरा न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है? फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। अब आप कहोगे सर डेल्टा टी था, अरे भाई वो टाइम जो है वो बहुत छोटा होता है। एक बात बताओ, दीवार से कितनी देर के लिए टच रहती है बॉल? बहुत छोटे समय के लिए, तो अंतराल क्या है? टी। अच्छा, ये जो फोर्स आया है ये कौन सा आया है? एवरेज, क्योंकि डेल्टा शब्द कहाँ पे आता है भाई? एवरेज। नोटेड। तो बेटा ये जो हमने केस पढ़ा है ये केस कौन सा है? जब बॉल नॉर्मली हिट करे दीवार को। अच्छा, इसको एक और फॉर्म में लिख दूं, डेल्टा पी को भाई क्या लिख सकते हैं? माइनस का 2 MB, अभी निकल के आया है -2 MB भाई टी, टाइम ऑफ कांटेक्ट। ये भी भाई इसी का है, देख लेना। और ये कौन सा केस है? फर्स्ट केस, जब बॉल नॉर्मली दीवार को हिट करे, यानी फर्स्ट केस क्या है? व्हेन बॉल स्ट्राइक नॉर्मली, नॉर्मली यानी परपेंडिकुलर। अच्छा, अभी हम देखेंगे बेटा सेकंड केस। बेटा सेकंड केस क्या है? तो सेकंड केस है जब बॉल किसी एंगल पे हिट करे दीवार को, यानी व्हेन बॉल स्ट्राइकिंग एट सम एंगल, एट सम एंगल। यानी अब बॉल क्या करेगी बेटा? किसी एंगल पे, थीटा एंगल पे जाएगी और दीवार से टकराएगी। तो बेटा ये वही दीवार है, बहुत अच्छे से समझना है, थोड़ा सा कठिन है लेकिन इतना भी नहीं है। अब बॉल अपनी ये रही, M मास की बॉल ये रही,
और बेटा ये बी वेलोसिटी के साथ आ रही है, बी वेलोसिटी से आ रही है, ये देखो ऐसे हिट करेगी और हिट करने के बाद ऐसे चली जाएगी। इस समय भी केस वही है बेटा, कौन सा, नो एनर्जी लॉस। अरे भाई एक बात बताओ, आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, सबने पढ़ा है 10वीं में, परावर्तन का नियम। तो परावर्तन का नियम क्या कहता है कि जितने एंगल पर वस्तु हिट करती है, किरण जितने एंगल पर आती है उतने ही एंगल पर लौट कर चली जाती है। तो भाई ये दोनों ही क्या होंगे, थीटा एंगल। अच्छा अब बेटा एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर मैं इस एंगल को देखूं तो क्या होगा, थीटा। क्यों, जेड की आकृति भाई एकांतर कोण, जेड की आकृति में बने कोण एकांतर कोण। और अगर इस एंगल को देखूं तो ये भी थीटा। अरे भाई ये थीटा, तो ये भी तो थीटा ही होगा, क्योंकि सामने आमने सामने वाले कोण है, ये तो सम्मुख कोण। जब ये थीटा तो सामने वाला भी थीटा होगा। अच्छा अब बेटा यदि कोई वेक्टर थीटा एंगल पे झुका हुआ हो तो हमें उसके कंपोनेंट करने होते हैं। तो ये वेलोसिटी का इधर आएगा बेटा बी कॉस थीटा, क्या आएगा, बी कॉस थीटा। और नीचे की तरफ क्या आएगा, बी साइन थीटा। अगर सेम इधर देखें तो ये वेलोसिटी है, इधर की दिशा में आएगा भाई बी कॉस थीटा, और नीचे की तरफ आएगा बी साइन थीटा। अब बेटा देखो, देखो इसमें यदि हम देखें तो मोमेंटम में चेंज दो डायरेक्शन में हो सकता है, एक्स डायरेक्शन में भी और वाई डायरेक्शन में भी। क्यों, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में क्या है, हमारे पास वेलोसिटीज है। लेकिन मैं आपको बताऊं एक्स डायरेक्शन में चेंज और वाई डायरेक्शन में चेंज। तो देखो बेटा अगर मैं लिखता हूं P इनिशियल इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में अगर देखूं तो एम बी कॉस थीटा, भाई एक्स डायरेक्शन का वेग क्या है, बी कॉस थीटा। वहीं अगर फाइनल देखूं तो वो आएगा बेटा एम माइनस बी कॉस थीटा। ये आप बात बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि भाई देखो इधर बी कॉस थीटा पॉजिटिव डायरेक्शन यदि इसको लेंगे तो दूसरी डायरेक्शन तो नेगेटिव लेनी पड़ेगी। अब यदि मैं डेल्टा पी देखता हूं इधर, तो डेल्टा पी आएगा बेटा माइनस का 2mb कॉस थीटा। कैसे, भाई पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, जब फाइनल ऑलरेडी माइनस है उसमें से माइनस करेंगे एमबी कॉस थीटा, तो दोनों बेटा ऐड हो जाएंगे माइनस का 2mb कॉस थीटा। इस केस में यदि फोर्स देखा जाए तो माइनस का 2mb कॉस थीटा, और फोर्स क्या होता है अपॉन में टाइम, टाइम कौन सा है भाई, टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट, टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट। अब बेटा बाई डायरेक्शन की देखो, तो बाई डायरेक्शन में इनिशियल क्या होगा, इनिशियल देखो एम बी साइन थीटा, फाइनल क्या होगा, फाइनल भी भाई देखो एम बी साइन थीटा ही होगा। क्यों, क्योंकि भाई इनिशियल में भी साइन थीटा नीचे की तरफ था और फाइनल में भी साइन थीटा नीचे की तरफ है। तो बेटा डेल्टा पी क्या होगा, जीरो, क्या होगा, जीरो। यानी बेटा बाई डायरेक्शन में तो कोई मोमेंटम में चेंज आता ही नहीं है, जो भी चेंज आएगा मोमेंटम में वो केवल और केवल एक्स डायरेक्शन में आएगा। नोट इट। चलिए बेटा अब अपन एक चीज के बारे में जानते हैं, इम्पल्स, इम्पल्स 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 बहुत बार सुना होगा इम्पल्स शब्द, आवेग, हिंदी में आवेग। तो बेटा आवेग क्या होता है, अपन ने चेंज इन मोमेंटम को भी अच्छे से जान लिया है, टक्कर के दौरान क्या क्या घटना हो सकती है मोमेंटम के साथ। अभी हम पढ़ते हैं आवेग के बारे में। तो बेटा हेडिंग है इम्पल्स, हेडिंग है इम्पल्स। इम्पल्स को बेटा आई से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई आई। और सीधी भाषा में अगर हम बात करूं, व्हेन ए लार्ज फोर्स, व्हेन ए लार्ज फोर्स acts for a very short interval of time, interval of time, यानी जब एक बड़ा फोर्स बेटा बहुत कम समय के लिए लगता है तो इसे हम बोलते हैं इम्पल्स।
अरे भाई सीधी भाषा में बताऊं, इम्पल्स क्या है बता दूं? इम्पल्स कुछ भी नहीं है भाई। इम्पल्स है, इम्पल्स केवल और केवल चेंज इन मोमेंटम ही है। चेंज इन मोमेंटम को ही कहते हैं चेंज इन मोमेंटम, इसी को बेटा इम्पल्स बोलते हैं। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम को इम्पल्स कैसे सर? तो देखो एफ बराबर हमने पढ़ा है डेल्टा पी वाई डेल्टा टी। अब मैंने पहले ही बोल दिया कि जब एक बड़ा फोर्स बहुत छोटे समय के लिए लगे तो ये इम्पल्स बनेगा, यानी भाई डेल्टा टी क्या हो जाएगा? टी। डेल्टा टी क्या हो जाएगा? टी। और अगर मैं यहां से डेल्टा पी बराबर निकालू तो आएगा बेटा एफ इंटू टी, और डेल्टा पी को मैं लिख सकता हूं इम्पल्स, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम क्या है? डेल्टा पी, इसी को इम्पल्स लिखते हैं। तो आई बराबर एफ इंटू टी, ये है बेटा इम्पल्स। जब एक बहुत बड़ा फोर्स बहुत छोटे समय के लिए लगता है तो इसे बेटा इम्पल्स कहते हैं। यूनिट की अगर मैं बात करूं, यूनिट, तो यूनिट होगी न्यूटन इंटू सेकेंड, क्योंकि फोर्स की क्या होगी? न्यूटन। टाइम की क्या होगी? सेकेंड। नोटेड। ठीक है बेटा, तो अब हम पढ़ते हैं भाई न्यूटन की गति का तीसरा नियम। वैसे हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी, लेकिन बस लिखने के लिए तो भाई चाहिए कुछ। तो अब हम पढ़ते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। तो भाई न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी अगर हम लगाते हैं फोर्स तो सामने वाला पार्टिकल भी लगाएगा फोर्स। अगर हमने बॉल को मारा है दीवार पे अपने फोर्स से तो दीवार लगाएगी बॉल पर फोर्स। यानी हर एक क्रिया के बदले प्रतिक्रिया होती है, अर्थात लिख सकते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर होता है भाई, एक्शन रिएक्शन पेयर। और लिख सकते हैं भाई एक्ट साइमल्टेनियसली, एक्ट साइमल्टेनियसली। और भाई लिख सकते हैं एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। और भाई लिख सकते हैं कोई भी बल, एनी फोर्स कैन बी एक्शन रिएक्शन। कोई भी बल भाई एक्शन रिएक्शन बल का, एक्शन रिएक्शन फोर्स का काम कर सकता है। तो नोटेड। ठीक है बेटा, अब भाई आज का लेक्चर होता है यहीं पे खत्म, लेकिन अभी हम करेंगे दो सवाल जो या तो पीवाईक्यू होंगे या फिर इन्हीं टॉपिक्स पे जो मैंने आज आपको पढ़ाया है इस पे बेस्ड होंगे। तो बेटा पहला सवाल है, एक पीटी कर्व दे रखा है अपने लिए, पीटी ग्राफ दे रखा है जिसमें ए और बी दो पॉइंट दे रखे हैं और दोनों ही 30-30 डिग्री के कोण पे। ये देखो ए पी से 30 डिग्री, बी ए से 30 डिग्री। और बेटा हमसे पूछा है फोर्स बताइए, एफ एवरेज क्या होगा? तो आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, मैंने आपको अभी अभी कराया है न्यूटन की गति का दूसरा नियम। और न्यूटन गति का दूसरा नियम क्या है भाई? कि एफ एवरेज बराबर डेल्टा पी वाई डेल्टा टी। अब देखो, अब देखो, इससे तो भाई पार पड़नी नहीं है इसकी, लेकिन हमने एक और बात बताई थी आपको कि जो पीटी ग्राफ है, पीटी ग्राफ, इसका जो बेटा होगा स्लोप, स्लोप वह क्या देगा भाई? फोर्स देगा कि नहीं देगा? तो सीधा सीधा सा सीन है भाई, एफ ए वाई एफ वी पूछा है उसने, एफ ए वाई एफ वी ये पूछा था, एफ ए वाई एफ वी। अब भाई एक बात बताओ, फोर्स ऑन ए कैसे निकलेगा?
ए वाले के ग्राफ के निकाल लो अपने आप स्लोप। तो देखो यानी सीधा सीधा लिखूं तो भाई 1030 अपॉन में 1060 सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आए निकाल लेना। भाई फोर्स ऑन ए क्या होगा, स्लोप ऑफ फर्स्ट वाले ए वाले की स्लोप निकालो तो भाई 30 डिग्री। फोर्स ऑन बी क्या होगा, बी वाले की स्लोप निकालो तो बी वाला भाई अगर देखा जाए तो मेन पोजीशन से तो 60 डिग्री बना रहा है, इस वजह से ये लिया है 1060। और अच्छा इसको सॉल्व भी कर दूं क्या, तो भाई 1/√3 इंटू √3 तो रेशियो आएगा भाई 1/3। अच्छा नेक्स्ट सवाल, ज्यादा समय नहीं दूंगा, जल्दी नोट करें। ठीक है, सेकंड सवाल है बेटा, सेकंड है, एक बॉडी है बेटा 5 kg मास की, 5 kg मास की एक बॉडी है जो 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है और 4 सेकंड के बाद, कितने सेकंड बाद, 4 सेकंड के बाद बेटा यही सेम बॉडी, इसका जो वेलोसिटी है वो एक्सेलरेट हो जाता है और हो जाती है 3 मीटर पर सेकंड। और हमसे पूछा है भाई एफ एवरेज क्या होगा, तो भाई एफ एवरेज क्या होगा, एफ एवरेज बराबर हमने पढ़ा है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। अच्छा डेल्टा टी का मान तो 4 दे रखा है, डेल्टा पी निकालना है तो कैसे निकलेगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन में डेल्टा टी। अच्छा पी फाइनल क्या होगा भाई, एम इंटू फाइनल की वेलोसिटी माइनस एम इंटू इनिशियल की वेलोसिटी अपॉन में टाइम इंटरवल। तो देखो भाई एम क्या है 5 kg मल्टीप्लाई भाई फाइनल की वेलोसिटी क्या है 3 माइनस माइनस एम क्या है 5 kg मल्टीप्लाई भाई इनिशियल का वेलोसिटी क्या है 1 अपॉन में डेल्टा टी क्या दे रखा है 4। तो बेटा इसको जब हम लिखेंगे एफ एवरेज तो 5 3 जा 15 माइनस 5 इक्वल्स टू 10 यानी 10/4 और अच्छे से अगर इसको लिखे तो 2.5 न्यूटन। नोटेड। ठीक है बेटा, अभी एक सवाल और करते हैं उसके बाद करेंगे लेक्चर को ऑफ। तो बेटा एक सवाल और मैं आपको बता दूं, थोड़ा अलग है। तो सवाल है 6 kg की एक ऑब्जेक्ट है जो इनिशियली चल रही है 2 मीटर पर सेकंड से और फाइनल पोजीशन जब हम उसकी देखते हैं तो 6 kg की वही ऑब्जेक्ट -1 मीटर पर सेकंड से क्या कर रही है बेटा, गति। यहाँ पे सवाल में ऑलरेडी माइनस एग्जिस्ट कर दिया है, ये माइनस टाइम क्या बता रहा है भाई, वेलोसिटी कभी नेगेटिव हो सकती है क्या, कभी नहीं। लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब है कि ये डायरेक्शन शो कर रहा है, माइनस साइन इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो बेटा फाइनली हमसे उसी ने पूछा है एफ एवरेज, तो वही अपन ने पढ़ा है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी जो दिया है वो है 3 सेकंड, कितना है 3 सेकंड। तो भाई 6 इंटू 2, 6 इंटू 2, लेकिन ये क्या है भाई इनिशियल। अगर हम डेल्टा पी को लिखें तो कैसे लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल बाई डेल्टा टी। अब भाई फाइनल को लिखो तो 6 इंटू -1 माइनस 6 इंटू 2, ये हो गया बेटा इनिशियल अपॉन में 3। तो ये आएगा भाई एफ एवरेज बराबर जो होगा -6 -12 इक्वल्स टू माइनस का 18 अपॉन में 3 यानी भाई माइनस का 6 न्यूटन। अरे यार ये माइनस साइन क्या शो करना चाह रहा है, ये माइनस साइन शो करना चाह रहा है कि जब वस्तु ने चलना प्रारंभ किया है बेटा उस समय पे इस पे कोई फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन लग रहा होगा, और जो अपोजिट डायरेक्शन कितना लग रहा है 6 न्यूटन। तभी तो भाई एक बात बताओ, मैं आगे को जा रहा हूँ, मुझे कोई अगर पीछे से पकड़ के नहीं खींचे तो क्या मैं ऐसे पीछे को चला जाऊंगा क्या,